राजस्थान की रेत अपने अंदर न जाने कितने राज दबाए बैठी है। आज हम ऐसे ही एक राज को खोलने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी कहानी जो रोंगटे खड़े कर देती है। कौड़ों की लोक कथा। हमारे पास इस किंवदंती से जुड़ी कुछ जानकारी है, कुछ नोट्स हैं जो हमें कुलधरा गांव के वीराने और थार के रेगिस्तान में बसे गहरे डर तक ले जाते हैं। तो चलिए आज कौड़ों की इस डरावनी दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि ये कहानी हमें क्या बताती है। बिल्कुल। और काड़ों की कहानी सिर्फ एक एक भूत की कहानी नहीं है। ये राजस्थान की लोक स्मृति का एक बहुत अहम हिस्सा है। खास तौर पर जब बात कुलधरा गांव की आती है। वो वीरान गांव, वो खुद एक पहेली है ना? और काड़ों की किंवदंती उस पहेली को और भी गहरा और डरावना बना देती है। लोक कथाएं अक्सर किसी समाज के मन में गहरे बैठे डर, उसकी नैतिकता और मान्यताओं का आईना होती है। काड़ों की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे अलौकिक का भय किसी जगह के इतिहास से, उसके भूगोल से जुड़कर पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रहता है। तो ये कड़ो थी कौन? मतलब कहाँ से आई? कहानी कहती है कि वो कुलधरा गांव की ही रहने वाली थी। दिखने में कहते हैं बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उतनी ही रहस्यमयी भी। लोग उसकी सुंदरता की बातें तो करते थे, पर शायद दबी जुबान में उसके कारनामों की चर्चा ज्यादा होती थी। और सबसे भयानक बात जिस पर हमारे सूत्र जोर देते हैं वो ये कि उस पर काला जादू करने का आरोप था। हाँ, काला जादू। और वो भी क्यों? कहानी के हिसाब से अमर होने के लिए, अमरत्व पाने के लिए। और इसके लिए वो गांव की छोटी बच्चियों की बलि चढ़ाती थी। बच्चियों की बलि, ये सुनकर ही अजीब लगता है। हाँ, और यहाँ रुककर सोचना दिलचस्प है। देखिए, अमरत्व की इच्छा और मासूमों, खासकर बच्चियों की बलि, ये दोनों तत्व दुनिया भर की अंधेरी लोक कथाओं और मिथकों में बार बार उभरते हैं। अमरता की चाह, ये इंसान की अपनी नश्वरता के डर से उपजती है ना? और लोक कथाएं इसे अक्सर विकृत रूप में दिखाती हैं कि अमरता पाने के लिए सबसे घिनौने काम करना। और बच्चियों की बलि, ये तो समाज के सबसे कमजोर और निर्दोष सदस्य पर हमले का प्रतीक है। ये हमारे बुनियादी सुरक्षा बोध पर एक गहरी चोट करता है। ये दिखाता है कि डर अक्सर उन चीजों से जुड़ता है जिन्हें हम सबसे ज्यादा सहेज कर रखना चाहते हैं। जाहिर है गांव में तो दहशत फैल गई होगी। कोई माँ बाप अपनी बेटी को अकेले घर से बाहर नहीं निकलने देता होगा। शाम ढलते ही दरवाजे बंद। कल्पना कीजिए उस माहौल की जहां हर आहट पर शक हो, हर साये में बर नजर आए। हमारे नोट्स बताते हैं कि धीरे धीरे गांव में बच्चियों की संख्या वाकई कम होने लगी। हाँ, अब ये सचमुच काड़ों की वजह से था या कोई बीमारी थी या कोई और वजह, ये लोक कथा के धुंधलके में थोड़ा खो सा गया है। लेकिन कहानी का जो टर्निंग पॉइंट था वो तब आया जब एक रात कुछ गांव वालों ने काड़ों को रंगे हाथों एक बच्ची को ले जाते हुए देख लिया, कहते हैं। और वो बच्ची? वो फिर कभी नहीं मिली। ओह, तो ये वो घटना थी जिसने सब बदल दिया। बिल्कुल। यहीं पर डर जो था वो व्यक्तिगत से सामूहिक बन जाता है। जब तक सिर्फ फुसफुसाहटें थीं, लोग शायद अपने अपने स्तर पर डर रहे थे। लेकिन उस रात की घटना ने, जब बच्ची गायब हुई और काड़ों को देखा गया, पूरे समुदाय को झकझोर दिया। उनका डर अब साझा गुस्से और कार्रवाई के संकल्प में बदल गया। उन्हें लगा कि अगर अब कुछ नहीं किया तो उनका भविष्य ही अंधकारमय हो जाएगा। ये समझना भी जरूरी है कि उस समय न्याय व्यवस्था आज जैसी तो थी नहीं। समुदाय अक्सर ऐसे मामलों में खुद ही फैसला लेता था, खासकर जब मामला अलौकिक शक्तियों या सामाजिक मान्यताओं के उल्लंघन का हो। और फिर गांव वालों ने मिलकर फैसला किया होगा। हाँ, गांव के पुजारी जो अक्सर ऐसे मामलों में गाइड करते थे, उनकी सलाह ली गई होगी। बिल्कुल, उनकी सलाह ली गई। योजना बनी काड़ों का सामना करने की, उसे उसके किए की सजा देने की। और ये तैयारी भी अपने आप में आप सोचिए, एक मनोवैज्ञानिक पड़ाव रहा होगा। डर पर काबू पाकर एकजुट होना। और उन्होंने इसके लिए पूर्णिमा की रात चुनी। इसमें भी कोई खास बात होगी? हाँ, पूर्णिमा की रात। लोक मान्यताओं में पूर्णिमा की रात का खास महत्व होता है। माना जाता है कि इस रात अलौकिक शक्तियां अपने चरम पर होती हैं, अच्छी भी और बुरी भी। तो शायद गांव वालों ने सोचा कि इसी रात काड़ो अपनी तांत्रिक क्रियाओं में सबसे ज्यादा व्यस्त होगी और यही उसे पकड़ने का सबसे सही मौका होगा। अच्छा, तो प्लान काम कर गया? कहानी तो यही कहती है। जब काड़ो अपनी किसी भयानक रस्म में डूबी हुई थी, गांव वाले उस पर टूट पड़े, उसे पकड़ लिया गया। और सजा? सजा क्या दी उसे? सजा बहुत भयानक थी।
उसे जिंदा ही रेगिस्तान की रेत में गर्दन तक दबा दिया गया। जिंदा रेत में? बाप रे। हाँ, सोचकर ही सिहरन होती है। और फिर इतने पर भी बस नहीं, उसे आग लगा दी गई। आग भी लगा दी? मतलब पहले दफनाया फिर जलाया। कितनी कितनी क्रूर सजा। ये उनके भीतर बैठे डर और नफरत का कितना विभत्स रूप रहा होगा। बिल्कुल। और सजा के इस तरीके का भी एक गहरा प्रतीकात्मक महत्व है। देखिए, जीवित दफनाना, खासकर रेत में, मतलब उसे उसी तत्व में लौटा देना जहां से शायद वो अपनी शक्ति खींचती थी, रेगिस्तान की धरती। ये एक तरह से शक्ति के स्रोत को ही बंद करने का प्रयास था। अच्छा, ये एंगल भी है। हाँ, और फिर आग से जलाना। आग को हमेशा से शुद्धिकरण और बुराई के पूर्ण विनाश का प्रतीक माना गया है। ये सिर्फ शारीरिक अंत नहीं था, ये कोशिश थी कि काढ़ों की आत्मा, उसकी शक्ति, उसका असर सब हमेशा के लिए मिट जाए, वो वापस ना आ सके। शायद ये डर था कि मरने के बाद वो और ज्यादा खतरनाक ना हो जाए। लेकिन ऐसी कहानियों का अंत इतना सीधा कहाँ होता है? कहते हैं मरते मरते रेत और आग में जलते हुए काढ़ों ने अपनी आखिरी सांसों से एक भयानक श्राप दिया। हाँ, श्राप? उसकी चीखें रेगिस्तान की हवा में गूंज उठी होंगी। उसने कहा, जिस धरती ने मेरा यह हाल किया, जिसने मुझे मारा, उनके वंश का दिया यहां कभी नहीं जलेगा। ये गांव हमेशा वीरान रहेगा। एक ऐसा श्राप जिसने कुलधरा के भाग्य पर जैसे मोहर लगा दी। और यहीं, बिल्कुल यहीं वो बिंदु है जहां काढ़ों की कहानी कुलधरा के वीरान होने की सबसे प्रसिद्ध, सबसे डरावनी वजह बन जाती है। हालांकि देखिए, इतिहासकार कुलधरा और आसपास के 84 गांवों के एक ही रात में खाली हो जाने के पीछे दूसरे कारण भी बताते हैं। अच्छा, क्या कारण बताते हैं? जैसे कि पालीवाल ब्राह्मणों का जैसलमेर के दीवान थे सालिम सिंह, उनके बढ़ते अत्याचारों और भारी टैक्स से तंग आकर चले जाना, ये सबसे आम थियरी है। या फिर पानी की कमी, या शायद कोई भूकंप, ये भी वजह हो सकती हैं। लेकिन लोगों ने इस सामूहिक पलायन को काढ़ों के श्राप से जोड़ दिया। श्राप की कहानियां अक्सर उन घटनाओं का अलौकिक स्पष्टीकरण देती हैं जिन्हें समझना या मानना मुश्किल होता है। ये कहानी उस वीराने को एक भयानक मतलब दे देती है। और ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है। लोग आज भी मानते हैं कि कुलधरा में काढ़ों की रूह भटकती है। हाँ, ये मान्यता बहुत प्रबल है। कहा जाता है कि शाम ढलने के बाद वहाँ अजीब आवाजें आती हैं, जैसे पायल की छनक, चूड़ियों की खनक, और कभी-कभी औरतों की दर्द भरी चीखें सुनाई देने की बातें भी लोग करते हैं। सच में? चीखें? हाँ, ऐसा लोग कहते हैं। कुछ लोग परछाइयों को देखने का दावा करते हैं, एक अजीब सी ठंडक महसूस होने की बात करते हैं। ये सब बातें उस जगह को और रहस्यमयी और डरावना बना देती हैं। सरकार ने भी इसे एक टूरिस्ट स्पॉट बना दिया है, लेकिन रात में वहां रुकने की हिम्मत शायद ही कोई करता हो। ये दिलचस्प है कि कैसे एक स्थान का जो भौतिक वीरानापन है और उससे जुड़ी लोक कथा, ये दोनों एक दूसरे को फीड करते हैं। वीरान जगह कहानी को विश्वसनीयता देती है और कहानी उस वीरानेपन को और गहरा बनाती है। और ये अनुभव, अजीब आवाजें, परछाइयाँ, ठंडक, क्या ये वाकई अलौकिक है या ये इंसान के मन का डर है जो उस माहौल में एक्टिव हो जाता है? रेगिस्तान की खामोशी, दूर तक फैला सन्नाटा, खंडरों का दृश्य, ये सब मिलकर कल्पना को उड़ान भरने के लिए काफी है। और कालो की ये कहानी इतनी मजबूत निकली कि ये सिर्फ किस्से कहानियों तक नहीं रुकी। इसने मॉडर्न पॉप कल्चर में भी अपनी जगह बनाई। 2010 में इसी नाम से एक हिंदी हॉरर फिल्म भी आई, कालो। मैंने भी इसके बारे में सुना था। फिल्म में कहानी को एक नए अंदाज में पेश किया था, है ना? हाँ, बिल्कुल। उस फिल्म में एक बहुत ही रोचक बदलाव किया गया था कहानी में। पारंपरिक रूप से क्या माना जाता है कि चुड़ैल या ऐसी बुरी शक्तियां रात में ज्यादा ताकतवर होती हैं और दिन की रोशनी में कमजोर पड़ जाती हैं या दिखती नहीं है। लेकिन फिल्म कालो में कालो को एक ऐसी चुड़ैल के रूप में दिखाया गया जो दिन के उजाले में भी शिकार कर सकती थी। ये एक बड़ा बदलाव था। दिन के उजाले में? ये तो उसे और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। मतलब दिन में भी कोई सेफ नहीं। एकदम। और ये दिखाता है कि लोक कथाएं स्थिर नहीं होती, वे बदलती रहती हैं। जब वे एक माध्यम से दूसरे में जाती हैं, जैसे मौखिक परंपरा से लिखित रूप में या फिर सिनेमा के पर्दे पर, तो अक्सर उनमें नए तत्व जुड़ते हैं या पुराने तत्वों को आजकल के दर्शकों के लिए ज्यादा प्रासंगिक या डरावना बनाने के लिए बदला जाता है।
फिल्म बनाने वालों ने शायद सोचा होगा कि दिन में हमला करने वाली चुड़ैल का विचार दर्शकों को ज्यादा चौंकाएगा और डराएगा। ये कहानी के मूल डर को लेता है और उसे एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। और ऐसा लगता है कि ये डर सिर्फ फिल्मों या कुलधरा के खंडरों तक ही सीमित नहीं है। हमारे सूत्रों में ये भी बताया गया है कि राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में, खासकर दूर दराज के गांवों में, आज भी कुछ लोग मानते हैं कि रात के अंधेरे में या कभी-कभी धूल भरी आंधियों में रेत के टीलों पर एक काली छाया सी दिखती है। अच्छा। हाँ, एक औरत का साया जिसके बाल हवा में उड़ रहे हों, जो तेजी से चलती हुई हवा के साथ गूंजती सी आवाज करती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। वो मानते हैं कि ये काड़ो है जो सदियों बाद भी भटक रही है, शायद अपने श्राप को कायम रखे हुए या अपने अगले शिकार की तलाश में। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर क्यों ऐसी मान्यताएं इतनी मजबूती से जमी रहती हैं। क्यों पीढ़ी दर पीढ़ी ये कहानियां ना सिर्फ सुनाई जाती हैं बल्कि उन पर यकीन भी किया जाता है। एक बड़ा कारण तो शायद वो माहौल ही है। थार का रेगिस्तान, विशाल, खाली, रहस्यमय, जहां मौसम पल में बदलता है, जहां मृग तृष्णा दिखती है, जहां हवा अजीब आवाजें पैदा करती हैं। ऐसा माहौल अपने आप में अलौकिक अनुभवों और कल्पनाओं के लिए एक उपजाऊ जमीन तैयार करता है। मतलब जगह और कहानी मिलकर डर को जिंदा रखते हैं। काफी हद तक जगह कहानी को एक आधार देती है और कहानी उस जगह को एक खास पहचान और मतलब देती है। इसके अलावा ये कहानियां शायद कुछ गहरे सामाजिक या मनोवैज्ञानिक काम भी करती हैं। ये अज्ञात के डर को एक नाम, एक रूप देती हैं। ये हमें हमारी अपनी नैतिकता, न्याय की हमारी समझ, भले ही वो कितनी भी क्रूर क्यों न हो, और प्रकृति की शक्तियों के सामने हमारी लाचारी की याद दिलाती हैं। काड़ो जैसी कहानियां हमें बताती हैं कि दुनिया में ऐसी ताकतें हो सकती हैं जिन्हें हम पूरी तरह समझ नहीं सकते या कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हमने देखा कि कालो की कहानी कितनी परतदार है। इसमें सुंदरता और भयावहता का अजीब सा मिश्रण है। व्यक्तिगत त्रासदी है और सामूहिक हिंसा भी है। काला जादू है, अमरत्व की लालसा है, एक भयानक अंत है और उससे भी भयानक श्राप है। एक वीरान गांव का रहस्य है और इस प्राचीन कथा का आधुनिक संस्कृति में पुनर्जन्म दिए। ये सब मिलकर एक बहुत ही शक्तिशाली डरावना नैरेटिव रचते हैं। तो आखिर में ये कहानी हमें क्या सोचने पर मजबूर करती है? इसका निचोड़ क्या है? देखिए, ये कहानी हमें दिखाती है कि लोक कथाएं महज मनोरंजन नहीं होती हैं। वे इतिहास, स्मृति, डर और विश्वास का एक बहुत ही जटिल ताना बाना होती है। काड़ो की कथा खास तौर पर हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि किसी समुदाय का सामूहिक डर किस हद तक जा सकता है और कैसे वो डर न्याय के नाम पर भयानक हिंसा का रूप ले सकता है। साथ ही ये सवाल भी उठाती है कि कुलधरा जैसी जगहों का सच क्या है। क्या वो सिर्फ इतिहास की एक दुखद घटना का अवशेष है या वहाँ वाकई कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। शायद सोचने वाली बात यह है कि ऐसी कहानियां वक्त के साथ धुंधली क्यों नहीं पड़ती, क्यों ये आज भी हमें आकर्षित करती हैं और डराती हैं। हो सकता है कि ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि अतीत कभी पूरी तरह मरता नहीं और कुछ रहस्य शायद हमेशा अनसुलझे रहने के लिए ही होते हैं, कल्पना और हकीकत के बीच की उस धुंधली रेखा पर जिंदा रहते हुए।